बुजुर्ग भी नौजवान अगला चलेंगे। मतलब जिस ओर जवानी चलेगी उस ओर जमाना चलेगा। हम सरकार आए या ना आए, हम हर तरह से मजबूत हैं और अब की बार हमारा इतना मजबूत गठबंधन है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी किसी की भी। वोट मांगे अपने भीतर बढ़ गए तो बरसाती मेंढक है, बरसात आई मेंढक है के बरसात गई मेंढक चले गए। सारे भड़काऊ भाषण और नौजवानों को लड़ाई झगड़ों में दंगों में फंसाना चाहता है, कुछ नहीं। दलित का तो वोट हर बार ना ये धोखे से ले लेते हैं, जबकि ये दोनों पार्टियां दलित विरोधी हैं। जो हुड्डा साहब है उनसे पूछें वो कितना सक्षम होने दे रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष थे युवा अशोक तंवर, उनकी गर्दन तोड़ दी थी। ये संविधान का नाम लेते हैं, वोट ले जाते हैं हमारे समाज की। दोनों ही दलित विरोधी हैं जी। ये कुमारी शैलजा लिखा जाता था, लेकिन अब ना लगभग इलेक्शन से 10-15 दिन पहले और लगातार अब क्या लिखा जा रहा है, दलित कुमारी शैलजा। अभी बनी है वो दलित, पहले नहीं थी वो दलित। जय भीम साथियों, अभी हम हैं कैथल में हरियाणा में। जैसा कि आपको पता है, दलित टाइम्स की टीम इस समय चुनाव यात्रा पे है। वो हरियाणा के हर विधानसभा में जाके दलितों की स्थिति पे चर्चा परिचर्चा कर रही है। अभी हम हैं कैथल के अंबेडकर नगर के गुरु घर में, क्योंकि हरियाणा में लोग अपने गुरु घर में शाम को बैठ के चौपाल लगाते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं। अभी हम हैं यहाँ के एक चौपाल पे और बात करने के लिए यहाँ नौजवान और बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मैं कैमरामैन साथियों से कहूंगा कि प्रकाश इन पे भी डालें और बातचीत शुरू करते हैं। हाँ जी, जय भीम। जय भीम सर। हाँ, लोग यहाँ विधानसभा का चुनाव चल रहा है हरियाणा में। यहाँ का दलित क्या सोच रहा है? सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप आम लोगों के बारे से पूछने आए हैं कि पार्टियों में क्या कुछ चल रहा है और विधानसभा में क्या है। हम शुरू से ही बसपा के सपोर्टर हैं और जब से पार्टी बनी है हमारे बुजुर्गों ने उसमें काम किया, उसके बाद हम जुड़े। और यहाँ जो बसपा से उम्मीदवार हैं, यहाँ से डॉक्टर अनिल तंवर हैं जो काफ़ी मजबूत और अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ जी बाबू जी, ये कह रहे हैं कि बसपा का प्रचार प्रसार चल रहा है। आप बुजुर्ग होने के नाते क्या सोचते हैं? बस हम भी यही सोचते हैं जी। मैं जैसे मतलब ये अनिल तंवर खड़िया भाई अच्छा कैंडिडेट है, ये समाज का कुछ सुधार करे और हम बसपा के वोटर हैं, बसपा के वोट अच्छा, आप अनिल तंवर को वोट देख कर वोट देते हैं बसपा को, या बसपा की वजह से अनिल तंवर को? बसपा को देख कर बसपा को वोट देकर। माया पार्टी से जुड़े हैं। अच्छा, पार्टी से हाँ, पार्टी से जुड़े हुए हैं। पार्टी से जुड़े हैं। पर हरियाणा में अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है, हाँ, पार्टी का ग्राफ घटा है। हाँ। और उसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 4% वोट थी, अभी लोकसभा में 1% वोट है। तो क्या आप सभी उस वोट को वापस करा पाएंगे? हाँ, करा पाएंगे। जय भीम। जय भीम। किस तरह मेहनत चल रही है? पूरी चल रही है, आजकल नौजवान सीटों की पूरी मेहनत चल रही है। चौपाल होने शुरू हो गई? हाँ, पान हो रही, डेली होती है। डेली चौपाल हो रही है, मतलब बैठकबाजी चुनाव की चलने शुरू हो गई। चल रही डेली, महीना पहले ही चल रही है। कांग्रेस के बारे में आपका क्या विचार है? कांग्रेस का बात तो चलान दे रहा, तो वैसे अपनी पार्टी की बात चलावे। कांग्रेस की बात नहीं चलान दे यहाँ पर। कांग्रेस की बात नहीं चल रही है। 10 सालों से बीजेपी की सरकार हरियाणा में है। क्या लगता है हरियाणा का विकास करने में बीजेपी सफल हुई है? नहीं, हरियाणा का तो हमारा तो विकास यही कर सका। कौन कर सके? मायावती। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका विकास केवल मायावती ही कर सकती हैं? क्योंकि बारा यही करेंगे तो गरीब की गरीब पे सुनागा, तकड़ा आदमी क्यों सुनागा गरीब की? तकड़े आदमी तो अपने अपना घर बनाओगे, भीतर जाएंगे, वोट मांगे अपने भीतर बढ़ गए। तो बरसाती मेंढक है, बरसात आई मेंढक है के बरसात गई मेंढक चले गए। तो मायावती पे आपको आस लगी हुई है कि आपको मायावती आपका उद्धार करेंगे। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि लगभग 2 दशकों से बीजेपी कांग्रेस चल रहा है, तो इस बीजेपी और कांग्रेस में दलितों की क्या स्थिति है? दलितों की तो यही स्थिति है, दलित तो बीच में पिस दे रहा है। ये तो पिसन में है। हाँ, किसी की है जो सरकार, कांग्रेस की है जो, बसपा इसकी, बीजेपी की है जो, चौटाला की है जो। गरीबा ने तो कुछ नहीं है, गरीब तो बीच का में रहेंगे। ओपी चौटाला से गठबंधन किया है माननी बहन जी ने, तो आप लोगों का इस पे क्या प्रतिक्रिया है?
वहाँ मतलब जो बहन जी ने करे नहीं उस पर सहमत है, कुछ भी करे है। मतलब आपकी पूरी उम्मीद टिकी हुई है हाँ जी। माननीय बहन कुमारी मायावती पे। अभी नौजवानों की के बीच हम हैं, हमारे पीछे एक नौजवान बैठे हैं, इनसे हम नौजवानों से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। बसपा एक पीढ़ी आगे निकल चुकी है और आकाश आनंद भी अब पोस्टरों पे दिखना शुरू कर चुके हैं। आकाश आनंद से आपकी कितनी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं? आकाश आने से बहुत उम्मीदें हैं और युवा में जोश भरते हैं और पार्टी को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। अच्छा, मतलब आकाश आनंद से आपकी उम्मीदें हैं कि वो नौजवानों को जोड़ पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एक पार्टी बनी हुई है जो नौजवानों को की बात करती है, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी। उस पे यहाँ का जो हरियाणा का नौजवान है वो क्या सोचता है, आइए इधर भी हमारे नौजवान अभी आके बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप चंद्रशेखर के बारे में क्या सोचते हो? सर हम चंद्रशेखर के बारे में तो कुछ नहीं सोचते, वो तो सारे भड़काऊ भाषण और नौजवानों को लड़ाई झगड़ों में दंगों में फंसाना चाहता है, कुछ नहीं। और उसके बारे में कोई आपका विचार नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक बात बताइए, यहाँ की दलितों की उम्मीदें बहन जी से टिकी हुई हैं। हाँ जी। मायावती जी अब वो पूरी कमान जो है आकाश आनंद को दे दी है। नौजवानों ने तो बताया कि आकाश आनंद से बड़ी उम्मीदें हैं उनकी, क्योंकि वो नौजवानों को जोड़ पाएंगे। हमारा जो दलित समाज का बुद्धिजीवी तबका है, जो जो बुजुर्ग तबका है, वो क्या सोचता है? नौजवान अगला बुजुर्ग कट जाएंगे, बुजुर्ग भी नौजवान अगला चलेंगे। मतलब जिस ओर जवानी चलेगी उस ओर जमाना चलेगा। हाँ, उसी से अब तक चलना पड़ेगा और बुजुर्ग कट जाओगे। अगर जवाना छोड़ के बुजुर्ग अपना करता हूँ, रोटी किसका खावांगे? मतलब पार्टी में पार्टी बदला अपनी रोटी कितना खावांगे जी? मतलब इनका कहने का तात्पर्य है कि अगर नौजवानों से बगावत की तो रोटी किसकी खाएंगे? आपने अभी आकाश आनंद वाली बात बोली, जब बुजुर्ग नौजवान थे 84 के अंदर, सन 84 में, तब उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी खड़ी की और काफी अच्छा रिजल्ट भी दिया। लेकिन बीच में घुसपैठी आए, समाज को बदनाम किया उन्होंने, ऐसे ऐसे करके मतलब तोड़ दिया जिस तरह से। लेकिन पार्टी में बुजुर्ग अब भी खड़े हैं, उन्होंने बुजुर्गों के आशीर्वाद से नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। तो बहन जी ने जो आकाश आनंद को जिम्मेवारी दी है, बहुत अच्छी दी है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने काफी लोगों को दी जो खरे नहीं उतरे। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, काफी पहले आ जाना चाहिए था। यहाँ के हरियाणा के नौजवानों का कहना ये है कि ये जो डिसीजन बहन कुमारी मायावती जी ने लिया है, ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और इनका ये भी कहना है कि जो डिसीजन अब लिया गया है, ये बहुत पहले ले लिया गया होता तो यहाँ उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा में भी बसपा की सरकार होती, क्योंकि यहाँ दलित बहुत भारी संख्या में हैं। और भी साथियां, क्या सोचता है यहाँ हरियाणा का दलित अपने अधिकारों को लेकर? अधिकार के लिए तो सतर्क रहते ही हैं जी, और पार्टी से तो बहुत उम्मीदें हैं बसपा से जी, बसपा से तो है ही है। वोट किसको देंगे? वोट तो बसपा को ही जाता है जी। हत्ती को? जी, हाथी के लिए है। जो हमारा एससी समाज है वो तो इसी के लिए है, इसी को ही देता है लगभग। इनका कहना ये है कि जो एससी समाज में और भी जातियां हैं, वाल्मीकि, धानक और चमार, तमाम जातियां जो हैं, वो अगर किसी का वोट भी दे दें तो उसका मायने नहीं होता है। उनको लगता है कि ये बसपा को ही वोट दिया होगा। नौजवान 2 दशकों से नौकरी और पढ़ाई को लेकर परेशान है। 2 दशक हो गए कांग्रेस और बीजेपी को। क्या नौजवानों के मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? जी देखिए, जैसे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस में भी ये था, उसमें कोई पेपर नहीं लिए जाते थे बिना एग्जाम के। जिसके पास जितने ज्यादा लोग होते थे, लोगों के दम पर, अपनी जान पहचान के दम पर भर्तियां होती थी। जान पहचान का दम ही चलता था, पैसे चलते थे। बीजेपी में पेपर होना शुरू हो गए, एग्जाम होने लग गए, लेकिन इसमें भी वही सब जारी रहा। जो ये सीटी ले आई, सीटी नाम की बीमारी कहूँगा मैं तो, सीटी में इतनी धांधलियां हैं, इतनी गड़बड़ियां हैं, इस पे आए दिन केस होता रहता है। एक भर्ती पूरी नहीं होती, रिजल्ट आने से पहले उस पे हजारों बार केस हो जाते हैं। इससे यहाँ का युवा काफी परेशान है।
सीटी ने यहाँ के युवाओं को तनाव में डाल दिया, क्योंकि भर्तियां इसकी वजह से पूरी नहीं हो पा रही है। कहाँ तो ये कर रहे थे कि हम 2 लाख भर्तियां देंगे, और कहाँ जो अटकी हुई है वो भी पूरी नहीं कर पा रहे। हरियाणा में दलित महिलाओं की स्थिति क्या है वर्तमान समय में? देखिए, महिलाओं की स्थिति में अभी कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा है, पहले वाले ही। अभी भी हम देखते हैं बहुत से स्थानों पर महिलाओं को रैलियों में जाने नहीं दिया जाता, बहुत कम संख्या देखने को मिलती है, लेकिन हमारी रैलियों में काफ़ी देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे समाज की महिलाएं अभी जागरूक होने लगी है। बाकी जो हाई लेवल का समाज है उनकी महिलाएं तथा हाई लेवल नहीं, तथाकथित अपर कास्ट, तथाकथित जी, तथाकथित वही, वो अपने बस वो घर के कामों तक सीमित रहती है, लेकिन हमारी समाज की महिलाएं अभी जमीनी स्तर पर आकर काम करने लगी है, जिसका असर भी काफी देखने को मिल रहा है। मिशन का काम करने लगी हैं। यहाँ आपके जो यूनिवर्सिटियां हैं उसमें दलितों की क्या स्थिति है? जो जिसको कहा जाता है कि भाई हाई लेवल एजुकेशन में दलितों की स्थिति क्या है? सर दलितों की स्थिति तो बिल्कुल जीरो है। कहीं भी कोई प्रोफेसर हमको तो मिलता नहीं, कोई दलित है। और इतना ज्यादा बुरा हाल है यहाँ पे ना, क्या कह रहे हैं? यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूलों में इतना ज्यादा बुरा हाल है। स्कूलों को तो एक तरह से इन्होंने बंद ही कर दिया, क्योंकि यहाँ ना एससी समाज के और बैकवर्ड क्लासेस के लोग, ज्यादा गरीब लोग ही पढ़ते हैं, इसी करके इन्होंने स्कूलों को ही बंद कर दिया। पहले इन्होंने मिड डे मील के नाम पे एक वो पकड़ा दिया था हमें, कटोरा, अब वो कटोरा खा लिया, उसके अंदर कीड़े मकोड़े हैं बस। और क्योंकि एजुकेशन इतनी महंगी हो गई, हम सरकारी प्राइवेट स्कूल में जा नहीं सकते, रोजगार है नहीं है, सरकारी स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया। और जहाँ हाई एजुकेशन की बात है यूनिवर्सिटियों में, वहाँ पे स्कॉलरशिप को लेकर बच्चों को प्रदर्शन करने पड़ते हैं। स्कॉलरशिप को भी लेकर भी प्रदर्शन करने पड़ते हैं। पीछे ही 2.5 लाख के आसपास एडमिशन फर्जी थे, आप ये देखो। मतलब कि जैसे पंजाब में पीछे इतना ही बुरा हाल था, इससे ज्यादा हरियाणा में बुरा हाल है। यहाँ पे कोई सुधार नहीं है एजुकेशन लेकर, सरकार की कोई खास पॉलिसी नहीं है। 8वीं तक यहाँ पे ऐसा शेड्यूल बनाया गया है कि आप फेल ही नहीं हो सकते। हमारी ना जो शुरू की जमीनी चीज है सीखने की, वो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ ही ना, आपको पास है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? 2 दशकों से यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की सरकार है और एजुकेशन सिस्टम यहाँ के बताए अनुसार एकदम फ्लॉप चल रहा है। यहाँ कोई उम्मीद नहीं बची है, सरकारी कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी की 2 दशकों से सरकार है, आप इस पे क्या विचार रखते हैं? हमारे क्योंकि दलित वोट जो है वो 2 दशकों से वोट देता आ रहा है, पर सरकार नहीं बना पा रहा है। तो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार 2 दशकों से, उस पे आपके क्या विचार है? दलित क्या सोचता है? दलित का तो वोट हर बार ना ये धोखे से ले लेते हैं, जबकि ये दोनों पार्टियां दलित विरोधी हैं। और लोकसभा का जो चुनाव था पीछे, लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर अखिलेश और ये जैसे राहुल गांधी घूमे हर क्षेत्र में, तो झूठ बोल के ही वोट लिया है सारा। झूठ की ही राजनीति कर रहे हैं दोनों पार्टियां। अभी राहुल गांधी विदेश दौरे पे थे, उन्होंने बयान दिया कि जब दलित सक्षम हो जाएगा तो उसका आरक्षण खत्म कर दिया जाए। एक सीधी रेखा खींची जाए तो ये कहा उन्होंने कि अब दलित को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। जो संविधान बचाने की बात करते थे वो अब दलित का आरक्षण छीनना चाहते हैं। हाँ, यही कह रहा हूं मैं, झूठ की राजनीति है, यही इसी पे तो बोल रहा है। ये संविधान का नाम लेते हैं, वोट ले जाते हैं हमारे समाज की। दोनों ही दलित विरोधी हैं जी, दोनों ही काटते हैं वो, ये वो अपनी वोट का, हमारी वोट काट रहे हैं लगभग। क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब? राहुल गांधी हरियाणा के अंदर जो हुड्डा साहब है, उनसे पूछें वो कितना सक्षम होने दे रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष थे युवा अशोक तंवर, उनकी गर्दन तोड़ दी थी। आप कल ही लगातार लिस्टें जारी हुई है, शैलजा को उनको कैसे सीमित कर दिया इन्होंने। एक एससी का चेहरा उनको बिल्कुल सीमित कर दिया। वो इतनी सीनियर लीडर है, वो बिल्कुल ना ही सीएम ना डिप्टी सीएम किसी भी रेस में नहीं है। आप समझ सकते हो कि एससी को कहाँ तक सीमित करना चाह रहे हैं ये। हुड्डा अपने 60 के आसपास सीटें दे रहा है, बाकी को 10-10, 5-5। और शैलजा है जो एससी समाज की इतनी बड़ी लीडर है यहाँ पे, जो अपने आप को बोलते हैं और ये भी बोलते हैं, उसके बाद भी उसको कोई वो नहीं है, भाव नहीं है। बहन जी पीछे भी इलेक्शन में बोलते रहे, अब भी सीएम और डिप्टी सीएम की रेस में रहते हैं यहाँ का एससी समाज जो बसपा से जुड़ा हुआ है। अगर वो एक बार 10 से 12 सीटें लेके आता तो सीएम और डिप्टी सीएम में से पक्का बनेगा।
लेकिन यहाँ का जो आपने लोकसभा की बात छेड़ी थी पीछे, इन्होंने संविधान के नाम पे लोकसभा की बात हमने ये छेड़ी थी कि विधानसभा का चुनाव जो पिछली बार हुआ था, वहां बसपा का वोट लगभग 5% था। पर अभी जो लोकसभा का चुनाव 2024 में बीता है, जिसमें 2 लड़के निकले और कहे मैं संविधान बचाने निकला हूं, उन्होंने दलितों को वोट लिया और यहाँ बसपा का ग्राफ घट के केवल 1.5% रह गया। मैं ये सवाल कर रहा था। जो लोकसभा में कुछ हवाई वोट था, जो इन्होंने संविधान के नाम पे लोगों को इतना डर दिखा के कि बीजेपी संविधान को बदलेगी या फिर उसको ऐसे-ऐसे कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा खतरा है तो वो है कांग्रेस से। अभी आपने राहुल गांधी का बयान देख लिया, हुड्डा का बयान देख लिया, उसके बाद कितनी एट्रोसिटी होती है, कितना कांग्रेस सपोर्ट करती है। पीछे आपने राजस्थान में देखा था, बीएसपी के 6 एमएलए बने थे, बहन जी ने उनको बाहर से समर्थन दिया था कि चलो ठीक है, आप बीजेपी के खिलाफ बोलते हो, मैं भी बीजेपी के खिलाफ हूँ, आप सरकार बनाओ। लेकिन उन्होंने इतना भी सब्र नहीं हुआ कि उन्होंने अपने अंदर ही मिला लिया उसको। हर जहाँ-जहाँ वो बीएसपी मजबूत है, वहाँ-वहाँ लोगों को बरगलाती है और झूठे बयान वगैरह उनको दबाने की कोशिश करती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही चीज़ है, आरएसएस की बनाई हुई चीज़ें हैं, लेकिन बहन जी जब तक हमारे साथ बहन जी है और हम बहन जी के साथ हैं, हम सरकार आए या ना आए, हम हर तरह से मजबूत हैं और अब की बार हमारा इतना मजबूत गठबंधन है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी किसी की भी। हाँ, ये बात इन्होंने एकदम सही कही है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनी है। मात्र 10% वोट इधर उधर हो जाए तो विधानसभा त्रिशंकु हो जाएगी, फिर इनकी मजबूरी हो जाएगी। आपने डिप्टी सीएम की बात की है, मैं बता दूं कि डिप्टी सीएम नहीं, यहाँ तो लोग 10 सीटें लेकर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो अगर आपके पास 2 सीटें हो और 2 सीटों से आपका विधानसभा कंप्लीट हो रहा हो, तो आप उनसे तोल मोल करके मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। बिल्कुल। हम तो जो कांग्रेस में एससी समाज के लोग बैठे हैं उनसे पूछते हैं, वो कितने का समाज की तरफ देखते हैं, वो अपने आला कमान से पूछे। पीछे इन्होंने एक घटिया बयान दिया था वर्गीकरण के नाम पे, ये बिल्कुल चुप बैठे थे, बीजेपी ने बॉल फेंकी, कांग्रेस ने उसको गूंच लिया और सबसे पहले स्वागत किया कि हम वहां पे लागू करेंगे और फिर भी इनको एससी का वोट चाहिए। वहाँ उनकी सरकार है, उन्होंने लागू कर दिया। वो फिर पूछे, फिर वो क्यों कांग्रेस में बैठे हैं? और जबकि हमारी बहन जी ने बिना वोट की परवाह किए बोला कि ये आर्टिकल 340 पता नहीं 41 का उल्लंघन है। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी समाज में वर्गीकरण हो ही नहीं सकता। लेकिन ये अपने वो बैठे हैं, गुलाम बैठे हैं, ये जो इनके वर्कर भी गुलाम है और इनके नेता भी गुलाम है। इनकी आवाज़ें ना ही जाती है और ना ही मानी जाती हैं। इन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस में बैठा नेता गुलाम है, इसका उदाहरण भी मिलता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके खड़गे जी हैं। खड़गे जी जब आते हैं, सोनिया गांधी के आते ही खड़े होते हैं और सोनिया गांधी के बैठने के बाद बैठते हैं। और शैलजा ने एक बयान दिया कि कांग्रेस में दलितों की स्थिति सुधरनी चाहिए। राहुल गांधी ने बुला लिया उनको दिल्ली और कहा अब तुम दिल्ली रहो, तुम्हें हरियाणा चुनाव में कोई भागीदारी नहीं करनी है। यहाँ कुछ दलितों से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि शैलजा को हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, पर कांग्रेस के बड़े लीडरान को ये जवाब देना पड़ेगा जो भाई ने अभी सवाल पूछा, ये दलित युवा। न्यूज आ रही है, आप लगातार देख रहे हो, पहले कुमारी शैलजा लिखा जाता था, लेकिन अब ना लगभग इलेक्शन से 10-15 दिन पहले और लगातार अब क्या लिखा जा रहा है, दलित कुमारी शैलजा। अभी बनी है वो दलित, पहले नहीं थी वो दलित, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब की बार गठबंधन इतनी मजबूती से और जमीनी स्तर से इलेक्शन लड़ रहा है। बहन जी की 4 रैलियां आप उसके बाद देखना, लगातार आकाश आनंद हरियाणा में सक्रिय है जब से उनको जिम्मेवारी मिली है। 2 बार आकाश आनंद हमारे यहाँ पास में ही पड़ता है संध विधानसभा, वहाँ आए हैं और वहाँ हम इतनी मजबूत दावेदारी से हैं कि वहाँ से लगभग हम 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। मतलब कि आकाश आनंद की रैलियों से डरा हुआ ये कांग्रेस कह रहा है कि जिसको लिखा जाता था कुमारी शैलजा, अब उसके आगे वो लिखना शुरू कर चुका है दलित कुमारी शैलजा, क्योंकि वो दलितों को बरगलाना चाहता है, उनका वोट तो लेना चाहता है पर उनको भागीदारी नहीं देना चाहता। जय भीम।